नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 समझौते। टोनी अबॉट ने दिलाया यूरेनियम आपूर्ति का भरोसा। प्रधानमंत्री का संयुक्त सत्र में संबोधन। लोकपाल और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए कानून में होगा संशोधन। नेता विपक्ष की मौजूदगी के बिना भी हो सकेगी नियुक्ति। हिसार में रामपाल समर्थकों ने पुलिस पर चलाई गोलियां। कई पुलिसकर्मी जख्मी। पत्रकारों को भी बनाया गया निशाना। गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ किसी भी मोर्चे में शामिल होंगी ममता बनर्जी। वाम दलों ने किया किनारा। बाजार में आया किसान विकास पत्र। 8 साल 4 महीने में पैसे होंगे दोगुने। वित्त मंत्री ने कहा चिटफंड कंपनियों से बच सकेंगे छोटे निवेशक। और अब पहली खबर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जल्द ही यूरेनियम आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में दोनों देशों के बीच आज 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए अगले साल ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया शो का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी कैनबरा में दोनों देशों के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद 5 समझौते हुए। इसमें सामाजिक सुरक्षा के तहत एक दूसरे देश में बसने वाले लोगों को लाभ की समानता, कैदियों की अदला बदली, नशीले पदार्थों के व्यापार पर लगाम लगाने, पर्यटन और कला संस्कृति को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों से भारत में निवेश करने की अपील की। We also agreed on seeking early closure on the civil nuclear agreement, which will give Australia a chance to participate in one of the most secure and safe nuclear energy program in the world. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने संसद में भारत को यूरेनियम आपूर्ति के असैन्य परमाणु समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की बात कही। संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रमुखता देता है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खतरे के प्रति भी दुनिया के देशों को आगाह किया। Terrorism is changing in character and expanding in its reach. Internet has made recruitment and call to violence self-generated. It also feeds off money laundering, drug trafficking, and arms smuggling. नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यात्रा के अंतिम चरण के तहत कैनबरा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंचे। उनकी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक हुई और बाद में वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। यहाँ उन्होंने 2015 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी अबॉट, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर, कपिल देव और वीवीएस लक्ष्मण मौजूद थे। और जब आपने मुझे ऑस्ट्रेलिया का निमंत्रण दिया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि अब 28 साल से कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया है और प्रधानमंत्री अबॉट अभी अभी आए हैं, तो 2 महीनों के बाद जाना ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है क्या, मुझे पूछा जा रहा था। और मैंने सहज जवाब दिया था कि मैं मेरे दोस्त टॉनी की बात को टाल नहीं सकता हूँ। प्रधानमंत्री 10 दिनों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में मेलबर्न से फिजी के लिए रवाना हो गए, जहां बुधवार को उनका 1 दिन का आधिकारिक कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों पर बातचीत करने के लिए हैं मीरा शंकर जी, पूर्व राजदूत रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जिस तरह के संबंध बन रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे के लिए नेचुरली फिट रिलेशनशिप में आते जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो इनके मूल्य भी एक जैसे हैं क्योंकि दोनों लोकतंत्र हैं, और दूसरा ये कि हित भी अब मिलने लगे हैं सुरक्षा के स्फीयर में और आर्थिक तौर पे भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत रिसोर्स रिच देश है और वो उनके पास रिसोर्सेज हैं जिसकी भारत को ज़रूरत है। जैसे और ख़ास तौर से एनर्जी का सेक्टर अगर देखा जाए तो एनर्जी के लिए अगर हम देखें तो गल्फ कंट्रीज़ के बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जहां से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि
कोयले में हमारे कई कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किया है और वो कोयला फिर भारत आता है हमारे पावर प्लांट्स के लिए। दूसरा गैस भी ऑस्ट्रेलिया में है और उसमें भी समझौते हो रहे हैं कि वहाँ से हम गैस लेंगे और यूरेनियम भी है उनके पास और उसमें थोड़ा अभी काम करना बाकी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक वो बैन लगा रखा था कि इंडिया को हम नहीं देंगे यूरेनियम क्योंकि इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन करी है। पर जो पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थी जूलिया जिलार्ड, उन्होंने वो बैन हटाया। फिर जब टोनी एबट आए कंजर्वेटिव पार्टी तो उन्होंने उनके नीचे एक समझौता हुआ सिविल न्यूक्लियर अभी हाल में सितंबर में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे। अब उसके नीचे जो है उसके दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स तय करने हैं। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट अभी इशू हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो यूरेनियम भारत को देंगे और भारत की मेंबरशिप एक्सपोर्ट कंट्रोल की जितनी ग्रुप्स हैं उसमें सपोर्ट भी करेंगे। जी, और यही नहीं, भारत को यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट करने की बात कही है। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो अभी पिछले 10 सालों के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड काफ़ी बढ़ गया। पहले 5.1 मतलब $5.1 बिलियन हुआ करता था, 15.2 बिलियन डॉलर के करीब है। हालांकि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, लेकिन फिर भी जो अगर हम देखें तो $10 बिलियन का सीधे उछाल आया है 10 सालों के अंदर। पर मैं ये भी पढ़ रही थी कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि जिसमें अभी प्रधानमंत्री के दौरे में काफ़ी सफलता हासिल हुई है, वो तो 5 साल पहले लॉन्च किया गया था या 2011 में लॉन्च किया गया था और उसका पूरा खाका यूपीए सरकार के दौरान पहले से बन चुका था। तो क्या ये तैयारियां बहुत पहले दोनों देशों के बीच हो चुकी थी? ये ऐसा है ना कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट फाइनलाइज करेंगे, ये तय हो गया था। उसके नेगोशिएशंस चल रहे हैं और क्योंकि आर्थिक स्थिति भी पूरे विश्व में इतनी अच्छी नहीं है तो आजकल जो सभी देश थोड़ा और सख्ती से नेगोशिएट करते हैं कि जो भी समझौता तो निकले वो हमारे हित में। के नेगोशिएशंस पहले हो चुके थे, क्या आपको लगता है अभी और नेगोशिएशन करने की जरूरत है, अभी और बचा हुआ है? इसी वजह से तो नहीं हो पाया है और दोनों प्रधानमंत्रियों ने ये डायरेक्शन दिया है कि इसको जल्द से जल्द अब समाप्त किया जाए और नतीजे पे लाया जाए। लेकिन इससे दोनों देशों के लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम बिजनेस के लिहाज से छोड़ दें, आम लोगों के लिहाज से सोचें तो? क्योंकि आज जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट भी हुआ है उसमें भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट मजबूत करने की बात कही गई है, तो आम लोगों को क्या फायदा होगा इससे? खैर, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये है कि अगर भारत की कंपनियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी और आमदनी बढ़ेगी और अगर सर्विसेज भी इसमें कवर होता है तो भारत सर्विसेज में थोड़ा मजबूत है तो हमारी सर्विसेज कंपनी वहाँ बिजनेस कर सकती हैं, उससे यहाँ नौकरियाँ बढ़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया एक एग्रीकल्चरल देश भी है तो यहाँ अगर वो कोल्ड चेन में इन्वेस्ट करता है या एनर्जी में इन्वेस्ट करता है तो भारत को उससे फ़ायदा होगा। पर इसको छोड़ के इस प्रधानमंत्री की यात्रा में ऐसे भी समझौते हुए हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, जैसे टूरिज़्म पे और दूसरा कि स्पोर्ट्स और कल्चर पे। एक तो ये समझौता हुआ है, आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत स्पोर्ट्स मैड देश कहलाता है, टेनिस में भी और क्रिकेट में भी इतनी बड़ी आबादी नहीं है, फिर भी बहुत ही स्पोर्ट्स में आगे है। तो वो भारत को एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने में या स्थापित करने में मदद करेगा। और कल्चर में भी एक दूसरे से को प्रोडक्शंस, कई चीज़ें हैं जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा मिलेगा, एजुकेशन के क्षेत्र में भी। तो आप ये कह रही हैं ये जो प्रधानमंत्री 28 साल बाद
यानी 28 साल के गैप के बाद भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पे गए, इनको और जल्दी जल्दी जाना शुरू करना चाहिए। वो तो है, अब तो काफ़ी हमारे हित मिलने लग गए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है, फिर आसियान के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है उसका मेंबर है, इंडियन ओशन रिम जो है उसमें भी मेंबर है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे समुद्री सुरक्षा, जिसमें हम लोग अगर एक दूसरे से बातचीत करें तो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। पर ये भी है कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे को एक दूसरी नज़र से भी देखने लगे हैं, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, खाली कैंगरू और कोआला बेयर और क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलिया भारत के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। और अगर आप 2008 और 9 के बारे में सोचें तो उस समय काफ़ी हमारे जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नेगेटिव इमेज भी यहाँ भारत में था। और ख़ास करके जब उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने जब इंडिया के लिए बैन नहीं लगाया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने तो वेवर दिया था हिंदुस्तान को, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने एक बैन लगाया। तो काफ़ी फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब प्रति इतने अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं थे। आपके पास सूचनाएं और जवाब इतने हैं कि मेरे पास इतने सवाल नहीं है, लेकिन कभी और इस पर ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मीरा शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस पूरी चर्चा में अपनी रोशनी और अपनी जानकारी शेयर करने के लिए। मीरा शंकर हमें बता रही थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में किस तरह से नज़दीकियां आ रही हैं और कैसे ये दोनों देशों के संबंध आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आज की पहली खबर में इतना ही। देश की बड़ी राजनीतिक खबरों पर जाएं उससे पहले हरियाणा की एक बड़ी खबर आज दिन भर सुर्खियों में छाई रही। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर आज उनके समर्थकों ने गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी रामपाल समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान मीडिया को भी निशाना बनाया गया। गृह मंत्रालय ने मामले की रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल के समर्थक उस वक्त हिंसा पर उतर आए जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस के मुताबिक रामपाल समर्थकों ने सतलोक आश्रम के अंदर से गोलियां चलाईं, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रामपाल 100% डेफिनेटली आश्रम के अंदर है और उसे वहीं से निकालेंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। इस हिंसा से मीडिया कर्मी भी नहीं बच सके। हरियाणा की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ मीडिया संगठनों ने भी घटना की निंदा की है। पत्रकारों पे हमला हुआ है वो निंदनीय है, क्योंकि पत्रकार तो किसी पक्ष के नहीं होते। जो पिछले इतने दिनों से हो रहा था कि गंभीरता से ये लेना चाहिए था और इसका समाधान निकालना चाहिए था, समाधान निकल सकता था इसका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी खासतौर पे हरियाणा की पूरी व्यवस्था पे एक टिप्पणी है और पूरे प्रदेश का पुलिस प्रशासन एक व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर नहीं कर सकता। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मीडिया ने अपने कर्तव्य से हट के कुछ भी किया हो। ये मीडिया का कर्तव्य था कि जब इतना टेंस माहौल है तो स्टेट एजेंसीज क्या कर रही हैं, वहाँ के जो तथाकथित भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, ये दिखाना मीडिया का सबसे बड़ा कर्तव्य था। मीडिया वो कर रही थी और हम ये कह सकते हैं कि न केवल अनप्रोवोक्ड अटैक था मीडिया पे, बल्कि प्री मेडिटेटेड था। ये पहले से तय करके किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। पुलिस को अदालत ने आदेश दिए हैं कि वो संत रामपाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे, लेकिन गिरफ्तारी का विरोध कर रहे रामपाल समर्थक सतलोक आश्रम के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर बैठे हुए हैं। युवा समर्थकों ने हेलमेट पहन रखा है और उनके हाथों में लाठियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेहरू की
विश्व दृष्टि और विरासत को लेकर कांग्रेस आजकल 2 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की शिरकत भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा देश भर के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता भी मौजूद हैं। और इस दौरान राहुल गांधी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उन्होंने भी वही बातें कही जो सोनिया गांधी ने कही कि इस वक्त देश में नेहरू की जो फिलॉसफी या नेहरू की जो विचारधारा थी वो काफ़ी मौजूद है और उस पर चलकर देश आगे बढ़ सकता है। सम्मेलन के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक राजनीति में विपक्ष को हमेशा अहम स्थान दिया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा राजनीति में इस भाव की कमी नजर आ रही है। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन asserting the right to dissent and protects the dignity and self-respect of every human being. Nehru understood deeply that everyone is entitled to their viewpoint. Nehru gave space for his opposition. Even when they were practically non-existent, he reached out to them, spoke to them. दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए सम्मेलन के प्रभारी और पार्टी नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी को आमंत्रित नहीं करने के फैसले को जायज ठहराया। मौजूदा सरकार का असहयोग, आलोचना और विरोध जब इतने बड़े नेता दुनिया के भारत की धरती पर हों, निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सम्मेलन का समापन भाषण रखा। Jawaharlal Nehru continues to command such enormous respect and that his ideas continue to remain vibrant 5 decades after he left us. सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में नेहरू के विचारों और उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता को आम राय से स्वीकार किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और नेहरू की इस जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस वक्त दिल्ली में हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो किसी भी मोर्चे का साथ देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो धुर विरोधी वाम मोर्चे के साथ भी जा सकती हैं। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती पर कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में वाम दलों और बीजेपी विरोधी कई नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिरकत की। ममता ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वो वामपंथी पार्टियों का साथ भी दे सकती हैं। वहीं वाम दल ममता के बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ममता जी ही थी जो हाथ पकड़ के बीजेपी को बंगाल में लेकर आए, और केवल बीजेपी नहीं, आज कोई भी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जैसे बांग्लादेश के भी जो बैंड आउटफिट्स होते हैं, उनको भी टूल देकर ममता जी ने ही सहारा दिया है। इसलिए सेक्युलरिज्म के लिए ममता जी की मंच कतई कोई क्रेडिबल मंच नहीं हो सकती है। उधर बीजेपी ममता के इस बयान को किसी तरह की चुनौती मानने से इनकार कर रही है। पार्टी का कहना है कि मतदाताओं की राय विकास देखकर बनती है। मैं इतना ही चेतावनी देना चाहूँगा ममता बनर्जी को और अन्य पार्टी को कि बंगाल के मुसलमान को आप कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की लड़ाई में मत डालिए। वहाँ पे आवश्यकता इस समय विकास की है और वो परिवर्तन हुआ नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। दरअसल कांग्रेस के इस आयोजन को धर्मनिरपेक्ष और गैर बीजेपी पार्टियों की लामबंदी की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों जनता परिवार की पार्टियों की भी बैठक हुई थी। वहीं वामपंथी दलों ने भी अपनी एकता को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और अब महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की एनसीपी की आशंका को खारिज किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिवसेना से गठबंधन पर बातचीत अब भी जारी है। हालांकि शिवसेना अभी भी ढुलमुल रवैया अपना रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार को दिन भर मध्यावधि चुनाव का सवाल घूमता रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में इसकी आशंका जताई थी। दीर्घकालीन स्थिरतेला मदत करणारी असं दिसत नाही। ही स्थिती जर बिघडली तर शेवटी निवडणुकीला जावं लागेल। मध्यावधि चुनाव की आशंकाओं को खारिज करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मिड टर्म पोल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं लगता, और इसलिए वो नहीं होंगे।
शिवसेना के लिए बातचीत के दरवाजे हमने कभी भी बंद नहीं किए हैं। मैंने ये पहले भी बताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातचीत होगी और इसमें से सकारात्मक कोई न कोई चीज निकलेगी। शरद पवार के बयान का असर शिवसेना में भी दिखा। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी मीडिया में अपनी बात रखी और बीजेपी से बातचीत की खबरों का खंडन किया। अब तक मैंने कोई किसी बात पर विचार नहीं किया है, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन तब तक मतलब आज तो हमने विरोधी विपक्ष का नेता शिवसेना का है वो और अपना काम अच्छे तरीके। दरअसल 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 121 विधायक ही हैं, जबकि सामान्य बहुमत के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। फिलहाल एनसीपी उसे बाहर से समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि नेता विपक्ष के बिना भी महत्वपूर्ण केंद्रीय नियुक्तियां होती रहें और केंद्रीय सरकार ने लोकपाल एक्ट में इन तमाम नियुक्तियों के मद्देनजर मौजूदा कानून में संशोधन करने का फैसला किया है। कानून मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक संशोधन के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष की गैर मौजूदगी से लोकपाल, सीवीसी, सीबीआई निदेशक और सूचना आयुक्त जैसी संवैधानिक नियुक्तियां अवैध नहीं होंगी। कानून मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधी इन संस्थाओं में अब नियुक्तियों के लिए कोरम पूरा करने की बाध्यता नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेता विपक्ष जैसे पदों की गैर मौजूदगी से लोकपाल, सीवीसी, सीबीआई निदेशक और सूचना आयुक्त जैसी संवैधानिक नियुक्तियां अवैध नहीं होंगी। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष के नहीं होने पर सरकार ने सबसे बड़े दल के प्रतिनिधि को इसमें शामिल किए जाने पर हाल में सहमति जता दी थी। सीबीआई से जुड़े बदलाव के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम में नया प्रावधान जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। अब आप 8.5 साल यानी 100 महीने में पैसे दोगुने कर सकते हैं और सरकार ने किसान विकास पत्र को दोबारा शुरू कर दिया है। इससे छोटे निवेशकों को बचत का बेहतर विकल्प मिला है। इसका मकसद पूंजी जुटाने के लिए बचत को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को दिल्ली में किसान विकास पत्र यानी केवीपी को दोबारा लॉन्च किया। केवीपी 1000, 5000, 10,000 और 50,000 रुपए में उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे गरीब चिट फंड कंपनियों के चंगुल से बच सकेंगे। जब किसी भी सरकारी तंत्र में किसी भी सेविंग स्कीम में हम डालते हैं, चाहे बैंक के फिक्स्ड खाते में ना डालें, तो ये सेविंग अपने आप को, बचत अपने आप को देश की विकास योजनाओं के साथ जोड़ लेती है। किसान विकास पत्र फिलहाल डाकघरों में ही मिलेंगे, लेकिन जल्द ही सरकारी बैंकों में भी ये बचत पत्र मिल सकेंगे। केवीपी में निवेश की कोई सीमा तय नहीं है। इन्हें 30 महीने के बाद भुनाया भी जा सकता है। इनका उपयोग कर्ज लेने में सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है और इन्हें किसी दूसरे के नाम पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। किसान विकास पत्र को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में भी आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। पोस्टल विभाग का नए परिवेश में नई आवश्यकताओं के अनुसार उसकी बहुत सघन और सख्त भूमिका की अपेक्षा है और वो पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 80 और 90 के दशक में केवीपी निवेश का लोकप्रिय विकल्प था। कारोबारी साल 2010-11 में केवीपी से 21,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुए। 1 दिसंबर 2011 से ये स्कीम बंद हो गई। श्यामला गोपीनाथ समिति की रिपोर्ट में आरोप लगे थे कि केवीपी से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल रहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो अभी तक आपने बचत की बात सुनी, बचत की खबर सुनी और अब खर्च की बात। अगले कुछ महीनों में रेल भाड़ा और यात्री किरायों में बढ़ोतरी होने जा रही है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में आज इसके संकेत दिए हैं। घाटे को कम करने के लिए रेलवे पीपीपी मॉडल और विदेशी निवेश पर जोर दे रही है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने रेलवे की माली हालत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए पैसों की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इस 2 महीने में ही हमको कड़े फैसले लेने होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि एक साहसिक फैसला लेने की आवश्यकता है ताकि पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, ढांचागत परिवर्तन रेलवे की कार्यप्रणाली में हो सके। दरअसल पिछले कुछ सालों में रेलवे ने 1,57,883 करोड़ रुपए की 676 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें 317 ही पूरी हो पाई हैं। बाकी बची 359 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,82,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। पिछले रेल बजट में प्राथमिकता के आधार पर 30 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी पूंजी निवेश और प्राइवेट सेक्टर की अहम भूमिका
को हम स्वीकार करते हैं। नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे की माली हालत पर श्वेत पत्र तैयार करने को कहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट में संशोधन से जुड़ा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता से जुड़े इस कानून में संशोधन के बाद भी इसको प्रभावी बनाने की दिशा में तमाम चुनौतियां हैं। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं। इसी के मद्देनज़र पुराने कई कानूनों की जगह 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पारित हुआ था। इसके तहत बड़ी और छोटी कंपनियों से लेकर रेहड़ी पटरी पर खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए खाने की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए थे। लेकिन जानकार मानते हैं कि प्रावधानों के बावजूद मौजूदा कानून में कई खामियां हैं। बर्गर में भी तो यही डलता है, उसको जो बॉडी देने के लिए, उसको ये करने के लिए सॉडस्ट यूज़ करते हैं। और हमारा FSSAI उनको 10% 10 ग्राम्स पर kg यूज़ करने देता है। 2006 के इस कानून के मुताबिक खाने पीने की चीज़ों से जुड़े 12 लाख से ज़्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। होटल और दुकानों में मिलने वाले खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स, पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट की जानकारी देनी ज़रूरी है। पैकेज्ड फूड बेचने वालों को पैकेट्स पर अपना लाइसेंस नंबर भी छपवाना ज़रूरी है। जानकार कहते हैं कि फूड सेफ्टी नियमों के तहत ज़्यादातर खाद्य पदार्थ खरे नहीं उतरते। जब तक आपके पास व्यापक प्रशासनिक स्ट्रेंथ नहीं है, तब तक ये सारे कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल रहेगा। और उसके लिए उनको ज़्यादा शायद फूड इंस्पेक्टर्स और इस तरह से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को मिलावटी दूध के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार से फूड सेफ्टी एक्ट में सुधार करके इस बारे में विधेयक लाने की सलाह दी थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। तमिलनाडु सरकार ने पिछले 4 दिन में 11 नवजात बच्चों की मौत की वजह जानने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेषज्ञों को आशंका है कि बच्चों की मौत कम वजन और सांस की तकलीफ से हुई है। 4 बच्चों को अब भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग ने अंतिम रिपोर्ट गुजरात सरकार को सौंप दी है। रिटायर्ड जस्टिस नानावटी ने ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी। 2G मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर की गई चार्जशीट को कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया। इस मामले में CBI ने 19 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। तेलंगाना में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के 14 विधायकों को 1 दिन के लिए विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के विधायकों ने आज दल बदल मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार दल बदल विरोधी कानून का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही है। आंध्र प्रदेश में पिछले महीने आए चक्रवाती तूफान हुदहुद से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 25 नवंबर को केंद्रीय टीम रवाना होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्रीय टीम को विस्तृत रिपोर्ट मुहैया कराएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक नगर निगम और वहां के मुख्य वन संरक्षक से पेड़ों की कटाई किए जाने पर सफाई मांगी है। नासिक में सड़कें चौड़ी किए जाने के लिए 2400 पेड़ काटकर गिराए गए थे। इसे लेकर वन अधिकार कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 24 साल की उम्र की आबादी 35 करोड़ 60 लाख बताई गई है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया की युवा आबादी है।